यदि आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, आपको क्या मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एमसीक्यू। यूपी बोर्ड में स्पेशली लिखा रहता है कि कितने शब्दों में आपको आंसर करना है। शब्द गिनने बैठोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें एक मानसिक क्रिया करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, सारी हेडिंग्स जितनी भी हैं प्रबंध की विशेषताएं की वह लिख लोगे। जैसे कि प्रबंध क्या है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे एग्जाम में लिखें, कैसे एग्जाम में लिखें कि अच्छे नंबर मिल जाएं। मैम 3 घंटे का पेपर कैसे सॉल्व करें, कितना लिखें, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, क्या लिखें, इम्पॉर्टेंट कैसे लिखेंगे कि ज़्यादा नंबर मिलेगा, डायग्राम बनाएं कि ना बनाएं, 3 लाइन में लिख देंगे तो काम चल जाएगा क्या। इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। 3 घंटे का आपका जो टाइम होता है उसमें पूरी कॉपी कैसे भर दें। मैम ज़्यादा कॉपी भरेंगे तब ज़्यादा नंबर मिलेगा या पॉइंट में लिखेंगे तब ज़्यादा नंबर मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको पूरा उतार दें या फिर ABCD खाली लिख दे, काम चल जाएगा। तो ये सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है तुम लोगों की, लिखने की प्रॉब्लम कि मैम क्या लिख दे कि नंबर पूरा मिले, 5 में 5 मिल जाए या 5 में 4.5 तो मिल ही जाए। तो आइए मैं बताती हूँ कि आपको आपके एग्जाम में, खास तौर पे जो आप बिजनेस का पेपर दोगे उसमें कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है अपने 3 घंटे के पेपर को। तो सबसे पहले यह जानो कि आपको टाइम कितना मिलेगा, आपको आपके बोर्ड में कितना टाइम मिलने वाला है लिखने के लिए, और टोटल पेपर जो होगा उसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो आप किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों बेटा, आपका जो पेपर आपको जो अलॉट किया गया है वो 3 आवर्स 15 मिनट अलॉट किया जाता है। 3 घंटा 15 मिनट। अब 3 घंटा 15 मिनट का क्या मतलब है, ये 15 मिनट क्यों है, 15 मिनट दिया गया है। खास तौर पे पेपर में लिखा भी जाता है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है, और बिल्कुल पढ़ना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन देख लिए, नहीं आ रहा है, घबराओ बिल्कुल मत घबराओ। तुम लोग पेपर अच्छे से पहले पढ़ लो, 15 मिनट उसका प्रयोग करो, पेपर पढ़ने में प्रयोग करो, कैसे गोला भरना है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हर एक क्वेश्चन का कितना नंबर है, कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन पेपर कब किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से पढ़ लो। सारे पेजेस है कि नहीं है पहले देख लो, पानी अच्छे से पहले ही पी लेना, ठीक है, फिर काम स्टार्ट करना। तो 3 घंटे 15 मिनट में ये 15 मिनट तो निकाल दो सिर्फ पढ़ने के लिए। फिर आपका जैसे 3 आवर्स का समय आ जाता है, मतलब आपका अब लिखने का टाइम आ जाता है। जो बिजनेस का पेपर है, और मोस्टली जितने भी पेपर हैं वो सभी एक ही पैटर्न से चल रहे हैं। यदि आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, आपको क्या मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एमसीक्यू, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैम, ये 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। पहले हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड के बच्चों की, हमारे या जितने भी बोर्ड हैं उस बोर्ड में से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। यूपी बोर्ड में स्पेशली लिखा रहता है कि कितने शब्दों में आपको आंसर करना है। शब्द गिनने बैठोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे, शब्द गिनने मत बैठ जाओ, तुम्हें सिर्फ देखना है कॉपी के पेजेस, कॉपी के पेजेस तुम्हें देखना है बेटा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का है, तुम पूरा 2 पेज भरोगे तो कोई फायदा है नहीं उसमें। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर तुम 2 पेज में भरना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। जब तुम 5 नंबर पे जाओगे, 10 नंबर पे जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा पेपर में अब तुम लिख ही नहीं पा रहे हो, टाइम ही नहीं बच पाया है। अतः 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से करना है हम लोगों को। ज्यादा से ज्यादा आधा पेज या बहुत ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, समय अच्छा है तो 1 पेज से ज्यादा तुम्हें नहीं लिखना है, 1 पेज काफी होता है बेटा। तो यहाँ पर हमें आधा या आधा से थोड़ा सा ज्यादा पेज का यूज करना है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। लिखें कैसे मैम, क्या पूरा पैरा में लिख दें। जैसे पैरा में लिखने का, मान लो सिर्फ आपको नियोजन की परिभाषा, नियोजन की परिभाषा दीजिए, ठीक है, परिभाषा बताइए या इसका अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन आपका आ गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर के हिसाब से देना है तो कैसे देंगे हम। सबसे पहले हम लोग आंसर राइटिंग में लिखेंगे
यहां पर देखो बेटा, आंसर राइटिंग में क्या लिखोगे? सबसे पहले आंसर में लिखोगे नियोजन का अर्थ, नियोजन का अर्थ। ठीक है, ये नियोजन का अर्थ तुम लोग कितने लाइन में लिख सकते हो भाई? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, 3 लाइन काफी है नियोजन का अर्थ लिखने के लिए। इसके बाद क्या करना है मैम? इसके बाद 2 नंबर में भाई, 2 नंबर में 2 नंबर पूरा पाना है हमको। तो हम जानते हैं कि नियोजन क्या होता है। नियोजन आज हम जिस स्थिति में हैं और कल हमें जहां पहुंचना है, ठीक है, कल हमें जो अचीव करना है, उसके बीच की जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही नियोजन कहा जाता है। उस प्लानिंग को, जो भी हम सोचते हैं कि हमें भविष्य में क्या बनना है, यानी आज की स्थिति से भविष्य की स्थिति तक पहुंचाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे नियोजन कहते हैं। अब इस तरह से अगर कोई डायग्राम बन जाए तो क्या बात है, मतलब ये डायग्राम हमने बना दिया यानी हमारी क्रिएटिविटी यहाँ पर झलक गई है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा आता भी है, वही चीज हम लिख भी सकते थे, लिख भी दिया हमने वही भी, लेकिन हमने यहाँ पर एक डायग्राम भी साथ में बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बच्चे जो कि जिनको सच में बहुत अच्छे से, जिन्होंने लर्न किया है चीजों को, वह क्या कर सकते हैं भाई? नियोजन की एक परिभाषा किसी एक विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को भी लिख सकते हैं। तो विद्वान द्वारा दी गई कोई परिभाषा यहां पर लिख दो, परिभाषा। ठीक है, और जिसने दी है उसका नाम जरूर लास्ट में लिखो, उनके नाम के अनुसार। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने नियोजन की परिभाषा हैने ने दी है तो हैने की परिभाषा आपने यहाँ पर लिख दी, और बिल्कुल आपको याद है तब लिखिए, याद नहीं है तो फिर गलत सलत मत लिखिए। यदि किसी विद्वान की परिभाषा आपने एकदम लर्न की हुई है, याद की हुई है, तो उस परिभाषा को फिर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इतना तो 2 नंबर के लिए बहुत है बेटा, इतना आप लिखोगे ना तो ये आपके आधा से थोड़ा सा ज्यादा पेज में हो भी जाएगा, और यहां पर आपको 2 में से 2 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि आपने अर्थ अपने शब्दों में लिखा। ठीक है, जो नियोजन को आप जानते थे, नियोजन क्या है भाई? नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, जिसमें क्या करते हैं? जिसमें एक मानसिक क्रिया करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इसको तय किया जाता है, और ये उद्देश्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है, तथा उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है यह भी इसमें बताया जाता है। आज हम जहां हैं और कल हमें जहां पहुंचना है, तो कल तक पहुंचाने के लिए जितने भी कार्य हम वर्तमान में सोचते हैं वही नियोजन प्रक्रिया या नियोजन कार्य है। तो यह तो हमने अपने शब्दों में अर्थ में लिख दिया, बाकी एक परिभाषा हमने विद्वान की दे दी और एक डायग्राम बना दिया। इतना काफी है 2 नंबर के लिए। ठीक है, और देखना एक पेज के अंदर ये आंसर राइटिंग आपकी हो जाएगी। नियोजन का अर्थ लिखने के बेटा यहाँ हेडिंग लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं नियोजन का अर्थ, तो एक लाइन के बाद ही हमें नीचे से ही, यहां से स्टार्ट नहीं करना है, नीचे से हमें स्टार्ट करना है उसकी मीनिंग के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, फिर ये डायग्राम बनाना है। ठीक, और उसके बाद परिभाषा यहां पर लिखनी है लास्ट में। ठीक, इसके बाद देखो अब आता है कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया मैम, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए तो क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया है। ठीक है, और खास तौर पे इनके लिए, यूपी बोर्ड के लिए क्या है? यह एक लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आएगा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में ही ये चीज आती है। तो हमें कितना लिखना है? करीब हमें यहाँ पर 1 पेज से ज्यादा ही लिखना है, 1 से 1.5 पेज के बीच में हमें जरूर लिखना है 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप 2 पेज तक भी जा सकते हैं। ठीक, इसमें कैसे लिखना है? मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं कि संगठन की प्रक्रिया, संगठन क्या है और संगठन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो आप यहां पर क्या बताओगे? सबसे पहले आप बताओगे इस आंसर लिखते समय, इसका आंसर लिखते समय क्या लिखोगे भाई? संगठन का अर्थ। ठीक है, संगठन का पहले आप अर्थ बता दोगे 3-4 लाइन में। ठीक है, 3 या 4 लाइन में आप संगठन का अर्थ बता दिया आपने। फिर आप क्या लिखोगे? संगठन की प्रक्रिया, संगठन की प्रक्रिया।
अब इसमें क्या करना है भाई, संगठन की प्रक्रिया को कैसे लिखना है, यहीं से क्या स्टार्ट कर दे? नहीं भाई नहीं, प्रक्रिया है यानी प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम होता है। तो संगठन की प्रक्रिया को पहले आप ऐसा फ्लो चार्ट बनाओगे, ऐसा फ्लो चार्ट बनाओगे। हम सब जानते हैं कि 4 इसमें कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं भाई? पहला क्या होता है? पहला होता है कुल कार्य की पहचान करना, कार्य विभाजन, ठीक है, और कार्य की पहचान करना या कार्य की पहचान करना, पहचान करना। इसके बाद क्या करना है हमें भाई? इसके बाद हमें दूसरा लिखना है, दूसरा हमें डालना है यहां पर। तो दूसरा क्या होता है? विभागीकरण या समूहीकरण, विभागीकरण, ठीक है, या समूहीकरण करना एक जैसी क्रियाओं का, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया? समूहीकरण किया, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं कि तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको ज्यादा अच्छे से दिखाने के लिए जैसे आपने यहां पर एक फ्लो चार्ट यहां बना दिया, ठीक। ठीक, ये चारों प्रक्रियाएं आप इसके बाद यहां लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक एक करके, ठीक, एक एक करके आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कार्य विभाजन, कार्य विभाजन। अब कार्य विभाजन क्या होता है? 3 लाइन में आप लिखेंगे। इसके बाद विभागीकरण क्या होता है? 3 लाइन में आप लिखेंगे। फिर कार्य सौंपना क्या होता है? फिर 3 लाइन में लिखेंगे। फिर उत्पादक संबंध की स्थापना करना, उत्पादक संबंधों की स्थापना करना, संबंधों की स्थापना करना, ये भी आप 3 लाइन में लिखेंगे। इस तरह करते करते आपका यह 1.5 से 2 पेज का आंसर हो जाएगा, जो कि 5 नंबर के लिए पर्याप्त होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये इस तरह की डिजाइनिंग से, इस तरह की डायग्राम का प्रयोग करके, फ्लो चार्ट का प्रयोग करके आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा आकर्षित वाला बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और नंबर पा सकते हैं। अब बताती है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम क्या करें मैम? जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आ जाए तो उसका आंसर क्या लिखें? चलो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक उदाहरण लेते हैं। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न यह है कि प्रबंध प्रबंध का अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। अब इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन मान लो 10 नंबर में आया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसकी आंसर राइटिंग मैम कैसे करें कि 10 में 10 मिल जाए हमें? तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? प्रबंध का अर्थ लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रबंध का अर्थ, ठीक है। और इस अर्थ को लिखने के बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा अर्थ लिखना। अर्थ को लिखने के बाद 3-4 लाइन में हमने अर्थ लिखा, और साथ में अर्थ लिखने के बाद नीचे हम यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर हम ऐसे दिखाएंगे, ये एक लीडर की तरह दिखाएंगे हम। ये कौन है? प्रबंधक है। और यहां पर हम एक डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि इनके अधीन क्या है? 2 लोग हैं, अधीनस्थ हैं, ठीक। ऐसे हमने यहां पर डायग्राम बना दिया और यहां पर इनको बोल दिया प्रबंधक है ये, और प्रबंधक जो है वह नेता की तरह कार्य करता है, और यह क्या है? अधीनस्थ है। यह क्या है भाई? अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ।
ठीक है, सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थ। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो प्रबंधक है वो क्या है, वह पूरे ही संगठन को मैनेज करता होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंध करता होगा। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पर बताया है कि इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप विशेषताएं जब लिखोगे प्रबंध की, तो यहाँ लिखो, ऐसे लिखो, प्रबंध, नीचे आप लिखोगे बेटा प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की विशेषताएं। अब यहां क्या करना है हम लोगों को, यहां पर हम लोगों को देखो वैसा ही फ्लो चार्ट बनाना है, वैसा ही फ्लो चार्ट बनाना है। प्रबंध क्या है, प्रबंध की जितनी भी विशेषताएं हो रही हैं उसको हम लोग ऐसे फ्लो चार्ट बना करके दिखाएंगे। जैसे पहला हमने एक ऐसे बना दिया, ठीक है, फिर हमने बना दिया दूसरा विशेषता इस बॉक्स में, तीसरी विशेषता हमने बना दी इस बॉक्स में, और चौथी विशेषता हमने बना दी इस बॉक्स में। ऐसे जितनी भी विशेषताएं हैं सब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। चाहे इस तरह से भी बॉक्स दिखा सकते हो, और यदि आपको कॉपी थोड़ा सा ज़्यादा भरनी है तो आप क्या कर सकते हो, आपने जैसे प्रबंध की विशेषताएं हेडिंग यहाँ पर लिख दी, और बॉक्सेस को आप ऐसे इस तरह से भी सीरियल ऑर्डर में भी 1 2 3 करके बॉक्सेस को दिखा सकते हो। बॉक्सेस की जगह पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे सर्किल में भी दिखा सकते हो बेटा, सर्किल में भी हेडिंग्स को लिख सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे, सारी हेडिंग्स लिख लोगे, सारी हेडिंग्स जितनी भी हैं प्रबंध की विशेषताएं की वह लिख लोगे। जैसे कि प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। ठीक है, तो जितनी भी विशेषताएं प्रबंध की होंगी वो पहले आप सारी हेडिंग्स इस तरह से फ्लो चार्ट की मदद से ऐसे करके आप लिख डालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद अब जितनी भी आपने हेडिंग्स लिखी हैं उन हेडिंग्स को एक एक करके यहां पर लिखते जाओगे। नीचे लाइन लिखोगे, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया या व्यापक क्रिया, मान लो चलो व्यापक क्रिया है। अब यहां पर लिखा तुमने, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो इसको एक्सप्लेन करना। 3 से 4 लाइन में यहां पर तुम लोग एक्सप्लेन प्रॉपर कर दोगे। अगर तुमको देखो प्रबंध एक व्यापक क्रिया है और तुमको अगर इसको और अच्छे से समझाना बेटा, तो यहां तुम डायग्राम भी प्रयोग कर सकते हो। डायग्राम का प्रयोग कैसे कर सकते हो, जैसे यहां पर देखो, अब प्रबंध एक व्यापक क्रिया है मतलब हर जगह पाई जाती है। तो हर जगह का मतलब क्या हो गया, यहां पर हमने प्रबंध लिख दिया, ठीक है, प्रबंध का एक कॉन्सेप्ट बना दिया, और यहां पर हमने डायग्राम लिख दिया, स्कूल्स में पाई जा रही यानी विद्यालय में प्रबंध की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहां पर एक डायग्राम बना दिया, विद्यालय की जगह हमने हॉस्पिटल यानी अस्पताल में, ठीक है, यहां पर आ गया एक डायग्राम हमने बना दिया। फिर यहाँ पर क्या दिखा दिया हमने, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया। यहाँ पर हमने एक कंपनी दिखा दिया कि कंपनी में भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे बना दिया, यहाँ पर हमने दिखा दिया घर में भी कार्य होते हैं और कार्यों को करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, प्रबंध की जरूरत पड़ती है। यहाँ हमने क्या दिखा दिया, एक एनजीओ बना, ऐसे लिख दिया, एनजीओ में भी प्रबंधक की आवश्यकता होती है, यानी हर प्रबंध क्या है, एक व्यापक क्रिया है। तो यहाँ पर साइड में हम लोग एक डायग्राम इस तरह से भी बना सकते हैं जिससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा कि प्रबंध जो है हर जगह पाया जा रहा है। तो इस तरह से डायग्राम की सहायता से आप एक आसान से कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारा का सारा जब आपने जितनी भी आपकी प्रबंध की विशेषताएं थी उसको इस तरह से डायग्राम की मदद से 4 लाइनों में आपने लिख करके समझा दिया। फिर लास्ट में आपको क्या करना है बेटा, लास्ट में क्वेश्चन का एकदम कंक्लूजन देना बेहद जरूरी होता है। यानी हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, लास्ट में निष्कर्ष देना बहुत जरूरी है कि प्रबंध एक ऐसा कार्य है जिसकी वजह से, या हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वह
क्रियाओं को, संगठन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रियाएं की जा रही हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावपूर्ण एवं कुशलतम तरीके से उद्देश्यों को प्राप्त करवाता है। और प्रबंध की विशेषताएं क्या थी? प्रबंध हर जगह पाया जाता है, प्रबंध जो है वो गतिशील कार्य है, प्रबंध जो है वो निरंतर प्रक्रिया है, प्रबंध क्या है? प्रबंध जो है वह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी प्रबंध लोगों का भी किया जाता है, प्रबंध क्या किया जाता है? कार्यों में भी प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। और प्रबंध क्या होता है? प्रबंध कह सकते हैं कि ऑपरेशन यानी प्रक्रियाओं को भी मैनेज करता है। तो इस प्रकार से आप लास्ट में करीब कितना कंक्लूजन में क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन में आप 3 लाइन में कंक्लूजन आप यहाँ पे लास्ट में दे दोगे। आपका टोटल जो 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, खासतौर पे 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? कितने पेजेस तक जा सकता है? 2.5 से 3 पेजेस तक जा सकता है। देखो बेटा, स्टेट बोर्ड में पेजेस को भी काउंट करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप पॉइंट्स में लिख करके चले आओ, आपको नंबर मिल जाएगा। आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ डायग्राम का प्रयोग करके पॉइंट्स में आप स्टार्टिंग में अपने आंसर को सही से दे दो, क्योंकि पॉइंट के अंदर भले आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, उसकी गुंजाइश रहेगी कि हेडिंग के अंदर आप अपनी अर्थों में व्याख्या कर दो, लेकिन हेडिंग्स और डायग्राम्स का प्रयोग करके आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो और ज़्यादा नंबर पा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग जो हो जाएगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके जो पूरे के पूरे जो नंबर आने की है वो बहुत अच्छे से आपका नंबर आ सकता है। बेटा 3 घंटे में पेपर देना है, अतः 2 नंबर में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके आंसर राइटिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आपने 2 नंबर का 2-2 पेजेस का लिख दिया और जब आप 10 नंबर के क्वेश्चन तक आए तो आपके पास समय नहीं बच रहा है, अब आप कैसे लिखोगे? तो 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आधा पेज या आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पेज, 1 से कम, और 5 नंबर का क्वेश्चन करीब 1.5 से 2 पेज के अंदर लिखना है हम लोगों को, प्रॉपर डायग्राम बना करके। साथ ही साथ जो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको 3 पेज तक हमें जा सकते हैं, 2.5 से 3 पेज में हमें आंसर करना है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले फ्लो चार्ट का, डायग्राम का प्रयोग करके हेडिंग वाइज हमको पहले हेडिंग लिखनी है, उसके बाद हर एक हेडिंग को व्याख्या करनी है। इस प्रकार से आंसर्स दीजिए, जहां जरूरत है वहां पे क्रिएटिव डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए और अपनी आंसर राइटिंग को मजबूत करिए, जिससे आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा और समय का सही से प्रबंधन भी हो पाएगा।